हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम एक्समैन की 5th मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है एक्समैन फर्स्ट क्लास, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्समैन सीरीज की 5th मूवी है और पहले की 4 मूवीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे मूवीज माइंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी यहाँ से शुरू करते हैं एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है मैग्नेटो के सीन से, जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हुआ था और उसी इमोशन की वजह से मैग्नेटो ने एक बड़े मेटल गेट को बेंड कर दिया था। ये सब कुछ एक बड़ा साइंटिस्ट अपने कैबिन के विंडो से देख रहा था। इस साइंटिस्ट का नाम सेबेस्टियन शॉ था, जो छोटे मैग्नेटो को अपने पास बुलाता है और उसके सामने कॉइन रखता है। मैग्नेटो यहाँ खुद का नाम एरिक बताता है और अब उसे अपने पावर से इस कॉइन को उठाना था। शॉ एरिक के माँ को भी वहां पर बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने अपने पावर का यूज नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बहुत कोशिश के बाद भी एरिक अपने पावर से उस कॉइन को उठा नहीं पाता, इसलिए शॉ एरिक के माँ को शूट करके मार देता है। ये देख के एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे उसकी पावर वापस एक्टिव होती है और वो शॉ के कैबिन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एरिक के पावर्स को देख के शॉ बड़ा खुश होता है और उसे साथ में काम करने का ऑफर देता है। अब इसके बाद हम प्रोफेसर एक्स यानी कि चार्ल्स जेवियर का बचपन देखेंगे। चार्ल्स जब छोटा था तब एक दिन उसे अपने किचन से आवाज आने लगती है। जब वो वहां पे जाता है तब उसे अपनी मॉम दिखती है। चार्ल्स समझ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। तभी मिस्टिक अपने असली रूप में आती है, जो चार्ल्स के घर से खाना चुरा रही थी। मिस्टिक इस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए चार्ल्स उसे इसी घर पर रहने के लिए कहता है। बहुत साल बीतने के बाद चार्ल्स अब बड़ा हो गया है और मिस्टिक ने खुद का नाम रेवन रखा है, जो कि रूप बदलकर उसी के साथ रहती है। अभी यहाँ तक दुनिया को म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए चार्ल्स और रेवन अपनी पावर्स को कहीं बाहर यूज नहीं करते। चार्ल्स बहुत ही होशियार था, इसलिए वो अब डिग्री होल्डर है, जिसने अपनी म्यूटेशन की थियरी को दुनिया के सामने रखा है। वही दूसरी तरफ हमें एरिक यानी कि मैग्नेटो भी दिखाया जाता है और वो भी अब बड़ा हो चुका है। यहाँ पर एरिक ने अपनी हिट लिस्ट बना रखी थी, जिन्हें वो आगे जाके मारने वाला है, जिसमें सबसे पहला नाम शॉ का है, जिसने बचपन में एरिक के माँ को मार दिया था। एरिक उसकी लोकेशन जानने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाता है और फिर उन्हें अपने पावर से टॉर्चर करके शॉ की लोकेशन के बारे में पूछ रहा होता है। वही दूसरी तरफ एक दूसरी कहानी शुरू है, जिसमें हमें एक CIA एजेंट दिखती है जिसका नाम एजेंट मोयरा था। एजेंट मोयरा यहाँ पर एक पॉलिटिशियन का पीछा कर रही है, जिसके लिए उसे क्लब में जाना पड़ता है जहाँ पर वो पॉलिटिशियन गया है। एजेंट मोयरा को यहाँ पे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर उसे वही पॉलिटिशियन दिखता है जिसे वो ढूंढ रही थी। उस पॉलिटिशियन के सामने शॉ और उसकी म्यूटेंट्स की टीम थी जो उसे धमकी दे रही थी। एजेंट मोयरा ये सब देखकर शॉक होती है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किसी म्यूटेंट को देखा है जिनमें ऐसी पावर्स है। शॉ के टीम में एमा फ्रॉस्ट थी, जो खुद को डायमंड में चेंज कर सकती थी। वही कुछ दूसरे म्यूटेंट्स भी थे जो टेलीपोर्टेशन और क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते थे। एजेंट मोयरा देखती है कि शॉ अपने म्यूटेंट के टीम के साथ उस पॉलिटिशियन को फोर्स कर रहा है ताकि वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन को चेंज कर सके। वही पॉलिटिशियन शॉ की सारी बातें मान लेता है और ये सब सिनेरियो एजेंट मोयरा चुपके से देख रही थी। एजेंट मोयरा को अपने आंखों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अब ऐसे इंसान को ढूंढने वाली थी जिसे ह्यूमन एवोल्यूशन और उनकी म्यूटेशन के बारे में ज्यादा जानकारी हो। इसलिए एजेंट मोयरा चार्ल्स जेवियर से मिलने जाती है, क्योंकि अभी अभी वो अपनी म्यूटेशन की रिसर्च की वजह से फेमस हुआ है। एजेंट मोयरा चार्ल्स से पूछती है कि क्या सही में म्यूटेशन की वजह से इंसानों में पावर्स आ सकती है, पर चार्ल्स एजेंट मोयरा के आंखों में डर को महसूस करता है। इसलिए चार्ल्स मोयरा के दिमाग में घुसकर वो सारा सीन देख लेता है जो भी उसने देखा था। चार्ल्स अब समझ चुका था कि शॉ एक बड़ा प्लान कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। चार्ल्स सबसे पहले CIA के बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाता है ताकि वो शॉ और उसके इरादों के बारे में सबको बता सके। पहले पहले तो सारे ऑफिसर्स म्यूटेंट्स और उनकी पावर्स पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी चार्ल्स और रेवन अपनी पावर्स का नमूना दिखाते हैं। चार्ल्स समझाता है कि प्रॉब्लम म्यूटेंट्स नहीं है बल्कि शॉ है जो उनकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुन के शॉ को पकड़ने के लिए CIA के एजेंट्स रेडी होते हैं
और चार्ल्स इस मिशन को लीड कर रहा था। वही दूसरी तरफ हमें शॉ और उसकी टीम दिखाई जाती है जो कि अपनी याट पर थी, और यहीं पर उनसे मिलने वही पॉलिटिशियन आता है जिसे शॉ ने शुरुआत में धमकी दी थी। वो पॉलिटिशियन ने शॉ को मारने के लिए एक बॉम्ब लाया था, पर शॉ खुद ही उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और उस बॉम्ब की सारी एनर्जी खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ में रिवील किया जाता है कि शॉ भी एक म्यूटेंट है जिसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे वापस रीयूज करने की पावर है, इसीलिए वो अभी तक इतना जवान है। वही दूसरी तरफ हमें एरिक यानी कि मैग्नेटो दिखाया जाता है जो कि शॉ का पीछा करते करते उसके यार्ड तक पहुंच चुका था। शॉ के साथ उसकी साथी एमा फ्रॉस्ट नाम की म्यूटेंट थी जो एरिक को इजीली हराकर उसे पानी में फेंक देती है। तभी शॉ नोटिस करता है कि उसकी मुसीबत तो कम ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी CIA ऑफिसर उसे पकड़ने आ रहे थे। चार्ल्स अपने पावर से शॉ के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर एमा फ्रोस्ट ऐसा करने से उसे रोकती है क्योंकि उसके पास भी सेम पावर्स थी जो चार्ल्स के पास है। शॉ के टीम का दूसरा म्यूटेंट समंदर में तूफान को क्रिएट करता है जिससे CIA के बोट्स डूबने लगते हैं। चार्ल्स को वही दूसरी तरफ सिग्नल मिलता है कि शॉ और बाकी के लोगों के साथ साथ पानी में एक दूसरा म्यूटेंट भी मौजूद है जो कि था एरिक। एरिक अपने पावर का पूरा यूज करके जहाज के बड़े बड़े चेन्स को शॉ के यार्ड पर लपेटने लगता है जिससे वो शॉ को मार सके, पर शॉ अपनी सबमरीन से उस यार्ड से भागने लगता है जिसे देखकर एरिक उसका पीछा करता है, जिससे एरिक डूब भी सकता था। चार्ल्स भी पानी में कूदकर एरिक को उसका पीछा करने से मना करता है और उसे डूबने से बचा लेता है। चार्ल्स और एरिक दोनों यहाँ पर पहली बार मिलते हैं और दोनों का अब सेम ही मिशन था जो कि था शॉ को पकड़ना। सारे लोग CIA के खुफिया लैब में जाते हैं जहाँ उन्हें एक नया कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम था हैंक मैकॉय। हैंक मैकॉय को हमने एक्समैन के 3rd मूवी में देखा था, जिसका पास्ट हमें इस मूवी में देखने मिलेगा। हैंक मैकॉय यहाँ पर एक साइंटिस्ट है और अभी शॉ को पकड़ने के मिशन में वो भी चार्ल्स और एरिक का साथ देने वाला है। दूसरे दिन हैंक अपनी एक मशीन को इंट्रोड्यूस करता है, इसका नाम उसने सेरिब्रो रखा था, जो चार्ल्स के टेलीपैथी पावर्स को एम्पलीफाई करके उसे दुनिया के सारे म्यूटेंट से जोड़ सकता था। यही सेम मशीन हमने एक्समैन के पहले मूवीज में भी देखी है, जिसका यूज करके प्रोफेसर एक्स सारे म्यूटेंट से मेंटली जुड़ सकते हैं। चार्ल्स फर्स्ट टाइम इस मशीन को यूज करता है जिससे वो दुनिया के सारे म्यूटेंट को देख पा रहा था और उनकी लोकेशन भी उसे पता चल रही थी। एरिक उस मशीन का यूज करके कुछ म्यूटेंट्स की टीम बनाने वाला था ताकि वो लोग शॉ को पकड़ सके। सबसे पहले वो लोग एंजल नाम के म्यूटेंट के पास जाते हैं जिसके पास फेदर्स थे और वो आग के गोले फेंक सकती थी। इसके बाद डार्विन जो अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से अडेप्ट करके खुद को चेंज कर सकता था। 3rd नंबर पर हैवॉक जो कि एनर्जी डिस्क को फेंक सकता था। इसके बाद बेंशी जिसके पास सोनिक वॉइस होता है। आखिर में वो लोग लोगन के पास भी जाते हैं, पर लोगन उन्हें एक अच्छी सी गाली देकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद चार्ल्स ने जमा की हुई म्यूटेंट्स की टीम एक जगह मिलती है और सारे लोग यहाँ अपने अपने पावर्स का नमूना सबको दिखा रहे थे। वही दूसरी तरफ चार्ल्स और एरिक को पता चलता है कि शॉ रशियन ऑफिसर से मिलने आने वाला है, इसलिए दोनों भी उसे पकड़ने जाने वाले थे। उनके साथ एजेंट मोयरा भी थी और तीनों देखते हैं कि शॉ के बदले में एमा फ्रॉस्ट यानी कि उसकी टीम मेंबर रशियन ऑफिसर से मिलने आई है। एरिक को यहाँ कैसे भी करके शॉ का पता लगाना था, इसलिए वो फ्रीली उस ऑफिस में घुस जाता है और अपने पावर से सारे गार्ड्स को मार देता है। पीछे पीछे चार्ल्स भी आता है और दोनों यहाँ एमा फ्रॉस्ट को पकड़ लेते हैं, पर तभी वो खुद को अपने डायमंड वाले रूप में चेंज करती है जिससे चार्ल्स उसके दिमाग को रीड नहीं कर पा रहा था। पर तभी एरिक एमा फ्रॉस्ट का गला दबाने लगता है जिससे उसकी डायमंड की स्किन ब्रेक होने लगती है, जिससे वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। चार्ल्स इसी मौके का फायदा उठाकर उसके दिमाग को रीड करता है और उसे शॉ के सारे प्लान्स के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। शॉ रशिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहता था ताकि सारे ह्यूमंस मर जाए और बस म्यूटेंट्स ही इस दुनिया में रह सके, और इसके लिए वो दोनों देशों के बड़े बड़े ऑफिसर्स को धमकी दे रहा था। वही दूसरी तरफ हमें शॉ दिखता है जिसके पास एक हेलमेट है जिससे चार्ल्स उसके दिमाग में घुस नहीं सकता। चार्ल्स और एरिक दोनों भी एमा फ्रॉस्ट को पकड़ने आए थे और उसी का फायदा उठाकर शॉ उस खुफिया लैब में पहुंच जाता है जहां नए म्यूटेंट्स को लाया गया था। शॉ और उसकी सारी टीम यहाँ के सारे गार्ड्स को मार देती है, पर शॉ उन म्यूटेंट्स को कुछ नहीं करता बल्कि उन्हें ऑफर करता है कि तुम चार्ल्स की टीम छोड़कर मेरे पास आ जाओ
शॉ के ऑफर को एंजल नाम की म्यूटेंट एक्सेप्ट करती है और उसके पास चली जाती है। वही डार्विन शॉ के हाथों मारा जाता है। जब चार्ल्स और एरिक दोनों वापस आते हैं तो उन्हें दिखता है कि पूरा लैब डिस्ट्रॉय हो चुका है और शॉ ने डार्विन को मार दिया है। शॉ का सामना करने के लिए चार्ल्स और एरिक सारे म्यूटेंट की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जिसमें वो सबको अपने अपने पावर्स के हिसाब से ट्रेन कर रहे थे। चार्ल्स यहाँ सबको अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर वो बचपन में रहता था, और यहीं पर सबकी ट्रेनिंग भी शुरू होती है। बेंशी को एरिक एक बड़े टावर से नीचे फेंकता है, जिससे वो अपने सोनिक वॉइस का यूज करके उड़ने लगता है। ऐसे ही चार्ल्स सारे म्यूटेंट से अपनी पावर से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है। सारी ट्रेनिंग के बाद एक रात को जब सारे लोग साथ में थे, तभी न्यूज से उन्हें पता चलता है कि अगर रशिया ने अपने वेपन्स बाउंड्री क्रॉस करके अमेरिका में लाए तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने के लिए रेडी है। सारे लोग जब सो जाता है तब हैंक रेवन के पास अपनी एक दवाई के साथ जाता है जो उसने खुद बनाई थी। हैंक की ये दवाई इंजेक्ट करने पर दोनों के रूप बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, पर उनकी पावर्स वैसे ही रहेगी। हैंक को लगता है कि वो दोनों अकेले ऐसे म्यूटेंट है जिनका फेस अच्छा नहीं है, इसलिए हैंक ने ये दवाई बनाई थी। रेवन यानी कि मिस्टिक को अब खुद के रूप से प्यार हो गया था, इसलिए वो हैंक की ये दवाई यूज नहीं करती। दूसरे सीन में जब एरिक अपने रूम में सोने जाता है, तभी उसे अपने बेड पर रेवन दिखती है, जो उसे फिजिकल होने के लिए बुलाती है। एरिक ने ही रेवन को समझाया था कि तुम जैसी भी हो अच्छी हो और तुम्हारा असली रूप ही सबसे सुंदर है, इसलिए रेवन एरिक से प्यार करने लगी थी। इंटरनेट पर एक फेमस मीम है जो इसी सीन से आया था, जब एरिक रेवन को समझा रहा था कि आई प्रीफर द रियल वन, जिसमें वो रेवन को अपने ब्लू वाले अवतार में देखना चाहता था। दूसरी सुबह सारे लोग अपने येलो कलर की कॉस्ट्यूम में रेडी होते हैं ताकि वो लोग शॉन के प्लान को फेल कर सके। सारे लोग एक फाइटिंग जेट के सामने जाके खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर हैंक आता है, जिसका फेस पूरी तरह से बदल चुका था और वो ब्लू कलर का बन गया था। हैंक ने जो दवाई बनाई थी उसका उल्टा असर हुआ था, जिसमें हैंक का फेस और ज़्यादा खराब हो गया और वो अब ऐसा दिखने लगा है। वही दूसरी तरफ रेवन भी अपने असली अवतार में फाइट करने के लिए आई थी और अब सारे लोग अमेरिकन बाउंड्री तक जाते हैं। अमेरिकन बॉर्डर पर अमेरिका और रशिया के बड़े बड़े शिप्स थे जो आपस में न्यूक्लियर वॉर करने के लिए रेडी थे। रशिया ने अगर बाउंड्री क्रॉस की तो अमेरिकन फ्रीली उन पर मिसाइल छोड़ सकती थी, और इसी को रोकने के लिए चार्ल्स और एरिक की टीम वहां पर आई थी। हमें दूसरी ओर शॉ भी दिखता है, जो वही समंदर के नीचे अपने सबमरीन में छुपा हुआ था, और तभी उसे पता चलता है कि चार्ल्स की टीम यहाँ पर आ गई है। शॉ तुरंत अपने एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर उसने न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया हुआ था, जो कि उसके पावर का सोर्स बनेगा, और उस रिएक्टर के एनर्जी को ऑब्जर्व करके शॉ खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। ऊपर चार्ल्स शॉ को ढूंढ नहीं पा रहा था क्योंकि उसने वह हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए बेंशी अपने सोनिक आवाज को यूज करके शॉ के सबमरीन का पता लगाता है। एरिक बस अपने एक हाथ के पावर से ही पूरे सबमरीन को पानी से बाहर निकालता है, पर तभी शॉ के टीम का एक म्यूटेंट वहां पर तूफान क्रिएट करता है, जिससे चार्ल्स का जेट गोल गोल घूमकर किनारे पर गिर जाता है। अब शॉ की सबमरीन और चार्ल्स का जेट दोनों भी एक दूसरे के सामने गिरे हुए थे। इसके वजह से दोनों भी टीम में फाइट शुरू होती है। सारे लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज करके शॉ की म्यूटेंट टीम से लड़ने लगते हैं, और वही दूसरी तरफ एरिक डायरेक्टली शॉ के सबमरीन में घुस जाता है और उसे ढूंढने लगता है। एरिक को यहाँ एक सीक्रेट रूम दिखता है, जहाँ अंदर जाने के बाद शॉ और एरिक की वापस फाइट होती है, पर शॉ के एक टच से ही एरिक बहुत दूर जाके गिरता है। शॉ और एरिक के फाइट के बीच में चार्ल्स शॉ के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ एरिक से भी बातें कर रहा था। शॉ के हेलमेट की वजह से चार्ल्स उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए एरिक जैसे ही उस हेलमेट को निकालता है वैसे ही चार्ल्स दूर से ही शॉ को फ्रीज कर देता है। एरिक अब खुद वो हेलमेट पहन लेता है और फ्रीज हुए शॉ के सामने वही कॉइन रखता है जो मूवी के शुरुआत में शॉ ने एरिक के सामने रखा था। एरिक शॉ को इस कॉइन को पकड़ने के लिए बोलता है, पर फ्रीज होने की वजह से शॉ ये नहीं कर पाता और एरिक उस कॉइन को शॉ के दिमाग के आर पार निकाल देता है, जिससे शॉ की मौत हो जाती है। एरिक का बदला फाइनली पूरा हो जाता है और वो शॉ के बॉडी को लेके बाहर आता है और सबसे कहता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हमारा असली दुश्मन हमारे सामने है, यानी कि ह्यूमंस। एरिक के साथ बाकी के म्यूटेंट्स देखते हैं कि जो ह्यूमंस पहले एक दूसरे से लड़ने वाले थे, अभी वो सारे मिलकर म्यूटेंट्स को मारने वाले हैं।
अमेरिकन और रशिया दोनों मिलकर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, पर एरिक इजीली अपने एक ही हाथ से सारे मिसाइल को हवा में पकड़ लेता है और उल्टा उन्हीं पर ही फायर करता है। चार्ल्स को पता था कि ये गलत है, इसलिए वो एरिक को समझाने जाता है कि उस शिप में सारे इनोसेंट लोग हैं जो अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। पर एरिक उसकी बात नहीं सुनता और सारी मिसाइल्स को वापस उन्हीं की तरफ भेज देता है। पर चार्ल्स एरिक को पकड़कर गिरा देता है, जिससे कुछ मिसाइल्स हवा में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। एरिक का फोकस हिलाने के लिए एजेंट मॉयरा उस पर शूट करती है, पर एक गोली सीधे जाके चार्ल्स की स्पाइन पर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। चार्ल्स को जख्मी देखकर एरिक अपना प्लान छोड़कर उसे देखने जाता है और उसके अंदर से गोली को निकाल देता है, पर बुलेट उसके रीढ़ की हड्डी पर लगने की वजह से चार्ल्स अब खड़ा नहीं हो सकता था। चार्ल्स गुस्से से कहता है कि इसके बाद हम साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, इसलिए एरिक अपनी एक अलग टीम बनाता है, जिसमें रेवन और शॉ के टीम के मेंबर्स एरिक के साथ चले जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हमें एजेंट मोयरा चार्ल्स के साथ दिखती है, जो कि अब व्हील चेयर पर है। चार्ल्स ने डिसाइड किया था कि वो अब म्यूटेंट्स लोगों के लिए एक स्कूल ओपन करेगा और अपनी टीम का नाम एक्समैन रखेगा। वही दूसरी तरफ हमें एमा फ्रॉस्ट दिखती है, जिसे CIA ने पकड़ लिया है और जेल में रखा है, पर उसे छुड़ाने के लिए एरिक और उसकी टीम वहां पर आती है। एरिक उसे अपने टीम में आने का ऑफर देता है और खुद को मैग्नेटो करके बुलाता है, और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।